दुनिया का हर इंसान चमत्कार होते हुए देखना चाहता है। चमत्कारों में यकीन करना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि जब वो मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, तो उसकी प्रार्थना सुनी जाए और उस तक मदद पहुंचे। हर इंसान ये चाहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म को मानता है या फिर किस ईश्वर को मानता है। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक हैं या फिर जिनके ईश्वर अलग हैं, वो लोग भी जिंदगी के तमाम मौक़ों पर चमत्कारों की बड़ी तेज इच्छा करते हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या चमत्कार वाकई होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे रहस्यमय स्टेयर केस की जिसके बारे में दुनिया भर के तमाम लोग मानते हैं कि ये चमत्कार का एक ऐसा सबूत है जो आज भी मौजूद है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ जो ये बता सके कि इस स्टेयर केस को बनाने में किस कारीगरी का या फिर किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आज जबकि हमारी तकनीक इतनी ज़्यादा उन्नत हो चुकी है, फिर भी कोई इंसान इस स्टेयर केस को दोबारा आज तक नहीं बना पाया है। क्या है इस स्टेयर केस की कहानी? हमारी कहानी शुरू होती है सन 1850 से। सेंटा फे के न्यू मैक्सिको में वाइल्ड वेस्ट का दौर अपने पूरे उफान पर था। ये जगह काउबॉय बदमाशों, जुआरियों, उजट्टों और पैसा लेकर कत्ल करने वाले लोगों के लिए जन्नत थी। इसी समय अमेरिका के केंटकी में सिस्टर्स ऑफ लोरेटो नाम का एक रिलीजियस ऑर्डर चला करता था। इस ऑर्डर में से 7 ननों को सुदूर पश्चिम के सीमावर्ती इलाकों में इंसानों को धार्मिक और सभ्य बनाने के लिए भेजा जाता है। तो ये नन्स अपने सफ़र पर निकल पड़ी। घोड़ा गाड़ियों में इनका सामान लाता गया और कुछ लोग इनके साथ निकले। अब नन्स का जो सफ़र था ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होने वाला था। लगभग 2000 किलोमीटर की इनको यात्रा करनी थी, जिसमें इन्हें महीनों का समय लगने वाला था। अपने इस सफ़र के दौरान नन्स को नदी नालों, जंगलों, पहाड़ियों और बंजर मैदानों से होकर गुजरना था। भीषण गर्मी और धूल भरी आंधियों की मार झेलते हुए नन्स अपने सफ़र पर आगे बढ़ती हुई चली जा रही थी। इसी दौरान कालरा का प्रकोप इन पर टूट पड़ा। एक नन की बीमारी की वजह से मौत हो गई और एक नन इतना ज़्यादा बीमार हो गई कि वो आगे का सफ़र नहीं कर सकती थी, तो इस नन को वापस भेज दिया गया। आखिरकार ये 5 नन्स एक दिन शाम के वक्त एक बिल्कुल ही अनजान जगह अपनी मंजिल सेंटा फे न्यू मैक्सिको पहुंच जाती हैं। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल बनवाने का काम शुरू किया। जब स्कूल बनकर तैयार हो गया तो फिर इन्होंने एक चैपल बनाने का काम शुरू किया। चैपल को बनाने के लिए फ्रांस से प्रोजेक्टस मॉली नाम के आर्किटेक्ट को बुलाया गया था। तो प्रोजेक्टस ने डिज़ाइन तैयार किया और चैपल बनने का काम शुरू हो गया। इस चैपल को बनाने के लिए सैंड स्टोन का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसकी रंगीन शीशे वाली खिड़कियों को पेरिस से मंगाया गया था। 20 से ज़्यादा फ्रेंच और इटालियन कारीगर इसमें काम कर रहे थे। इस चैपल को गॉथिक स्टाइल में बनाया गया था और 1878 में जब ये चैपल बनकर तैयार हुआ तो वाकई बहुत शानदार था। अब हालांकि एक छोटा चैपल था, लेकिन यहाँ के जो दूसरे मकान थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटे और बहुत ही ज़्यादा साधारण किस्म के थे, इसलिए उनके बीच ये चैपल अपना एक बिल्कुल ही अलग प्रभाव डालता था। तो चैपल के बनने तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक समस्या आ जाती है। अचानक इसे बनाने वाले आर्किटेक्ट की मौत हो जाती है। अब ये जो चैपल बनाया गया था, इसमें अंदर दरवाजे की तरफ एक छज्जा बनाया गया था जिसे प्रार्थना गाने और संगीत बजाने के लिए उपयोग किया जाने वाला था। लेकिन अब समस्या ये थी कि इस छज्जे की ऊंचाई थी 22 फीट और इस छज्जे तक पहुंचने की कोई भी व्यवस्था प्रोजेक्टर्स ने नहीं करी थी। तो नन्स ने प्रोजेक्टर्स के डिज़ाइन देखे, लेकिन उनमें स्टेयर केस का कोई भी डिज़ाइन नहीं था। यानी स्टेयर केस बनाना प्रोजेक्टर्स का प्लान ही नहीं था। और ये कोई अजीब बात भी नहीं थी, क्योंकि उस समय के ज़्यादातर जो चर्च हुआ करते थे उनमें छज्जे तक पहुंचने के लिए लैडर यानी सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता था। चढ़ने उतरने के बाद इस सीढ़ी को हटा लिया जाता। लेकिन इस चर्च के साथ समस्या ये थी कि इसके छज्जे की जो ऊंचाई थी 22 फीट, वो बहुत ही ज़्यादा थी। ऊपर से नन्स लबादा पहनती थी, तो लबादा पहनकर एक सीढ़ी पर इतनी ऊंचाई तक चढ़ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। कहीं पर थोड़ी सी चूक हुई और कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो नन्स ने सोचा कि छज्जे तक चढ़ने उतरने के लिए लकड़ी का स्टेयर केस बनवा दिया जाए। तो लकड़ी का स्टेयर केस बनाने के लिए कारपेंटर्स को बुलाया गया। लेकिन स्टेयर केस के साथ समस्या ये आ रही थी कि स्टेयर केस चर्च की तमाम जगह ले लेता, एक तरफ की कई बेंच हटानी पड़ती और चर्च देखने में भी बेढंगा लगने लगता। चर्च की सुंदरता इस स्टेयर केस की वजह से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाने वाली थी। ऊपर से चूंकि एक छोटा चैपल था, तो इस स्टेयर केस की वजह से चैपल के अंदर जगह की भी तमाम कमी हो जाती। तो नन्स चाहती थी कि कारपेंटर्स दिमाग लगाकर कोई एक ऐसा स्टेयर केस तैयार कर दें जो जगह भी कम ले और नन्स का काम भी ठीक तरीके से होता रहे। लेकिन कारपेंटर्स आते रहे और जाते रहे, कोई भी कारीगर ऐसा कोई डिज़ाइन तैयार नहीं कर पाया जो नन्स की उम्मीदों को पूरा कर पाता। कईयों ने तो डिज़ाइन बनाने में भी समय नहीं गंवाया, देखकर ही सर हिला दिया कि ये काम नहीं हो सकता।
तो अब नंस काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुकी थी और फिर नंस ने वही किया जो घोर निराशा के समय किया करती थी। नंस ने प्रार्थना करी। ये एक खास तरह की प्रार्थना थी जो 9 दिनों तक चलने वाली थी। इस प्रार्थना को नवीना कहा जाता है। 9 दिनों तक इसमें नियमित रूप से लंबी प्रार्थनाएं की जाती हैं। नन से प्रार्थना सेंट जोसेफ के लिए कर रही थी, जिन्हें कारपेंटर्स का संरक्षक संत माना जाता है। ये सेंट जोसेफ से प्रार्थना कर रही थी कि किसी सीढ़ी बनाने वाले इंसान को भेजा जाए। तो प्रार्थना चल रही थी और एक एक दिन बीतता चला जा रहा था। 8 दिन बीत चुके थे, लेकिन अब तक नन्स को कोई भी मदद नहीं मिली थी। फिर प्रार्थना के आखिरी दिन यानी 9वें दिन चर्च के दरवाजे पर दस्तक होती है। एक नन ने जाकर देखा तो चर्च के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था, जिसके पास एक कथा था। इस आदमी ने बताया कि यह दूर रेगिस्तान के उस पार से आया है और इसको काम की तलाश है। तो नन ने इससे पूछा कि आप कौन सा काम कर सकते हैं। तो इस आदमी ने बताया कि एक कारपेंटर है, लेकिन इस आदमी के पास कुल मिलाकर 3 ही औजार थे और वो औजार भी बहुत ही ज़्यादा मामूली किस्म के थे। इस आदमी के पास एक हथौड़ी थी, एक आरी थी और एक टी स्क्वायर था। इन औजारों के अलावा इसके पास और कोई औजार नहीं था। तो नन ने कहा कि हमें कारपेंटर की ज़रूरत तो है और ले जाकर स्टेयरकेस के बारे में बताया। इस आदमी ने देखा और कहा कि एक ऐसा स्टेयरकेस बना सकता है जैसे स्टेयरकेस की नन्स को ज़रूरत है। लेकिन इस आदमी की कुछ शर्तें थी। इसने कहा कि अकेले में बंद दरवाज़ों के पीछे काम करेगा, इसे काम करते वक्त कोई देखेगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा, और ये जो काम कर रहा है उस काम को भी पूरा होने से पहले कोई नहीं देखेगा। तो नन्स ने इसकी ये शर्तें मान ली, लेकिन नन्स ने कहा कि उन्हें प्रार्थना करने का समय चाहिए। तो इस आदमी ने कहा कि प्रार्थना के समय अपना काम रोक देगा और बाकी के वक्त ये अपना काम करता रहेगा। तो अगली सुबह नन्स जब चैपल पहुंची तो उन्होंने देखा कि लकड़ी के पटरे आ गए हैं और इस अजनबी इंसान ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। अब जब नन्स की प्रार्थना का समय होता और वो चैपल के अंदर जाती तो उनको ड्रमों में बस लकड़ी के पटरे फूलते हुए मिलते, लेकिन ये इंसान कभी भी दिखाई नहीं देता। तो आने वाले दिनों में ये इंसान जो कुछ भी बना रहा था, नन्स जब चैपल में जाती तो उनको वो चीज़ कपड़े से ढकी हुई मिलती। खैर, नन्स ने कभी इस ढकी हुई चीज़ को देखने की भी कोशिश नहीं की और जैसे जैसे दिन बीतते चले जा रहे थे ये कपड़े से ढकी हुई चीज़ बड़ी होती चली जा रही थी। अब नन्स को यह संतुष्टि थी कि जिस काम को लेकर वो पूरी तरह से निराश हो चुकी थी उस दिशा में अब कुछ न कुछ तो हो रहा था। और अब नन्स को लगने भी लगा था कि स्टेयरकेस के बारे में उनकी इच्छा शायद पूरी हो जाएगी, क्योंकि नन्स को अब तक पक्का विश्वास हो चुका था कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई है और सेंट जोसेफ ने ही इस आदमी को उनकी मदद करने के लिए भेजा है। खैर, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इस आदमी का काम पूरा हो गया था। आज के दिन जब नन्स चर्च के अंदर आई तो इनके सामने जो चीज़ भी थी उसे देखकर ये सब की सब भाव विभोर हो गई। इनके सामने लकड़ियों का एक स्टेयरकेस खड़ा था। ये स्टेयरकेस ज़मीन से उठकर 2 चक्कर लगाता था और फिर छज्जे में जाकर ख़त्म हो जाता था। ये स्टेयरकेस बहुत ही कम जगह ले रहा था और चर्च के लिहाज से एकदम परफेक्ट था। इससे अच्छा स्टेयरकेस हो ही नहीं सकता था। लेकिन वो आदमी अब यहाँ पर नहीं था, तो नन्स ने उसे ढूंढना शुरू किया। नन्स उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन चर्च के आसपास कहीं पर भी ये इंसान इनको नहीं मिला। अब ये जो इंसान था ये ना तो चर्च में खाना खाता था और न ही इसने यहाँ पर रुकने की कोई जगह ले रखी थी। तो नन्स को लगा कि शायद ये बस्ती में किसी के घर पर रुका होगा। नन्स ने बस्ती में जाकर पूछा, लेकिन फिर जो बात नन्स को पता चली उसे जानकर इनको बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई। ना तो ये इंसान बस्ती में किसी के घर पर रुका हुआ था और ना ही किसी ने कभी इस इंसान को खाना दिया था। किसी ने कभी इस इंसान को देखा भी नहीं था। तो फिर ये इंसान इतने दिनों तक कहाँ रुका और ये कहाँ सोया, कहाँ इसने खाना खाया, ये सवाल नन्स के सामने था। उसके ऊपर ये इंसान डर चुका था और अजीब बात यह थी कि इस इंसान ने काम करने का अपना कोई भी पैसा नहीं लिया था। खैर, ये इंसान तो बिना पैसे लिए चला गया था, लेकिन अगले दिन नन्स लकड़ी वाले को पैसे चुकाने के लिए पहुंची। लेकिन लकड़ी वाला हैरान था। उसे समझ में नहीं आया कि किस चीज़ के पैसे, क्योंकि उसके यहाँ से कोई लकड़ी कभी चर्च को भेजी ही नहीं गई थी। तो अब जब इतनी बातें नन्स के सामने आईं तो नन्स को पक्का यकीन हो गया कि ये कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि खुद सेंट जोसेफ ही थे जो नन्स की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। इसके पीछे और भी वजह थी। पहली वजह ये थी कि ये आदमी भी सेंट जोसेफ की ही तरह एक बूढ़ा इंसान था और इस आदमी के पास सेंट जोसेफ की ही तरह एक कथा था। और दूसरी वजह ये थी कि ये जो स्टेयरकेस बनाया गया था इसे कोई आम कारीगर बना ही नहीं सकता था। इस तरह का स्टेयरकेस कोई एक बहुत उम्दा कारपेंटर ही बना सकता था, क्योंकि इसमें 2 बार 360 डिग्री के घुमाव थे जो बनाने के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। ये वाकई में एक मास्टर का ही काम था। इसके ऊपर जीसस और जीसस के पिता भी कारपेंटर ही थे।
तो नंस के पास विश्वास करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी और नंस को विश्वास बना हुआ था। आज भी इस चैपल की नंस मानती हैं कि ये स्टेयरकेस वाकई में सेंट जोसेफ ने ही बनाया था। खैर, इस स्टेयरकेस में और भी कई खूबियाँ थी जिनके बारे में नंस को अब तक नहीं पता था। आने वाले समय में जब लोग चैपल के अंदर आते, इस स्टेयरकेस को देखते, इस स्टेयरकेस की खूबसूरती को निहारते ही रहते और तमाम तरह की तारीफ़ें किया करते। लेकिन जब लकड़ी के कारीगरों ने इस स्टेयरकेस को देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि इस स्टेयरकेस में कीलों का तो उपयोग ही नहीं किया गया है, बल्कि लकड़ी के पटरों में ही खांचे काटकर बड़ी सफाई के साथ उनको एक दूसरे पे फिट किया गया है। 22 फीट का स्टेयरकेस और वो भी बिना कीलों के रुका हुआ है। और इससे बेअजीब बात यह है कि इस स्टेयरकेस को कोई सपोर्ट ही नहीं है। अगर इस तरह का घुमावदार स्टेयरकेस बनाया जाता है तो उसके बीच में एक सेंट्रल पोल लगाया जाता है जिस पर स्टेयरकेस का भार टिक सके, लेकिन इस स्टेयरकेस में कोई सेंट्रल पोल है ही नहीं। यह स्टेयरकेस खुद ही अपना भार पूरी तरह से संभाले हुए है और आज भी उसी तरह से मजबूत है। जबकि अगर देखा जाए तो पूरे स्टेयरकेस का भार सबसे नीचे वाले जीने पर ही पड़ेगा और जब प्रार्थना होती है तो नन्स इसके ऊपर खड़ी होकर प्रार्थना भी गाती हैं। ये स्टेयरकेस खुद को किस तरह से बैलेंस करता है, आज तक कोई भी इस बात को नहीं जान पाया है। इस स्टेयरकेस की जो रेलिंग है इसको भी बाद में लगाया गया था, क्योंकि जब नन्स बिना रेलिंग वाले स्टेयरकेस पर चढ़ती तो उन्हें चढ़ने और उतरने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता। कई बार तो नन्स इतना डर गईं कि वो घुटनों के बल बैठकर इस स्टेयरकेस से नीचे उतरी। तो जब से स्टेयरकेस बना है तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसा कारपेंटर नहीं हुआ है जो इस तरह का स्टेयरकेस बना पाया हो, क्योंकि बिना सेंट्रल पोल के इस तरह का स्टेयरकेस बनाना इसे देखने वाले हर कारपेंटर के लिए असंभव साबित हुआ है। इस स्टेयरकेस में एक और ख़ास बात है, इसके जीनों की संख्या 33 है और ईसा मसीह की जिस समय मृत्यु हुई थी तो उनकी उम्र भी 33 साल ही थी। और जिस लकड़ी से इस स्टेयरकेस को बनाया गया है वो लकड़ी यहाँ पर मिलती ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस स्टेयरकेस को किसी इंसान ने बनाया था या फिर वाकई सेंट जोसेफ ने ही बनाया था। इसी तरह की एक और कहानी मिलती है। प्यूब्लो कोलोराडो में रहने वाले फिजिशियन डॉक्टर रॉकी गोन्सा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था और तेज़ बारिश होने लगी थी, तो उन्होंने अपनी कार को खड़ी किया और एक शेल्टर के नीचे चले गए। तभी उन्होंने देखा कि सड़क पर पानी का एक तेज़ बहाव आया जो अपने साथ एक कार को बहाकर ले गया। एक कार बहकर तालाब में जा पहुंची थी और डूबने लगी थी। इसी वक्त यहाँ से न्यूज़ की एक गाड़ी जा रही थी। न्यूज़ वालों ने इस घटना को अपने कैमरे पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तभी डॉक्टर कोल्सा और कई लोगों ने नोटिस किया कि इस कार के अंदर कोई औरत मौजूद थी, तो लोग इस औरत को बचाने के लिए तालाब में कूदे। डॉक्टर कोल्सा को तैरते हुए एक लकड़ी का टुकड़ा हाथ में लग गया था, जिसे लेकर ये आगे बढ़ते रहे। कई और लोग भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कार तेजी से डूबती हुई चली जा रही थी। कोल्सा ने लकड़ी के टुकड़े से शीशे के ऊपर प्रहार करना शुरू किया और ये शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शीशा टूट नहीं रहा था। कई और लोग भी पहुंच गए। उन्होंने भी शीशा तोड़ने या दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोलने में सफल नहीं हो पाया। कार पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। तभी एक आदमी यहाँ पर आता है। जाने कैसे इस आदमी को औरत का हाथ पकड़ में आ गया था और इसने औरत को पकड़कर बाहर खींच लिया। 35 वर्षीय हार्लिन सरेरा को बचा लिया गया था। यह मौत के मुंह में जाते जाते बची थी। लेकिन बाद में जब कार को पानी से निकाला गया तो लोगों ने देखा कि कार के सभी दरवाजे और शीशे पूरी तरह से बंद थे। तो क्या कार के शीशे को नीचे किया गया जिससे महिला बाहर निकली और बाद में कार का शीशा ऊपर चढ़ गया, या फिर यह महिला कार के दरवाजे को खोलकर बाहर निकली थी और बाद में दरवाज़ा बंद हो गया। अब ये जो कार थी इसके शीशे इलेक्ट्रिक थे, तो पानी में जाने के बाद ये शीशे नीचे जा ही नहीं सकते थे क्योंकि इनका सिस्टम खराब हो चुका था। इसीलिए जब लोग इस महिला को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे तो ये महिला शीशों को नीचे नहीं कर पाई थी। दरवाज़ों के बारे में एक्सपर्ट ने बताया कि पानी में डूबने के बाद कार के दरवाज़ों को खोलना इंसानों के लिए मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि पानी के दबाव की वजह से इन्हें खोलने में बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी। दरवाज़ों को तभी खोला जा सकता है जब कार में पूरी तरह से पानी भर जाए, लेकिन तब इंसान के सांस लेने के लिए भी अंदर हवा नहीं बचेगी। तो ऐसी हालत में अंदर फंसे इंसान का जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन है। फिर ये औरत बाहर कैसे निकली, इसका जवाब एक्सपर्ट के पास भी नहीं है। लेकिन लोग मानते हैं कि ये चमत्कार का एक नमूना था, क्योंकि उसी समय अचानक वहाँ पर न्यूज़ की गाड़ी पहुँच गई थी और सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया था। इसके अलावा एक फिजिशियन डॉक्टर भी वहाँ पर मौजूद था। तो लोगों का मानना है कि ये सारी चीज़ें कोई संयोग नहीं थी, बल्कि एक अलौकिक प्लान का हिस्सा थी। लोगों का मानना है कि कोई शक्ति लोगों को संदेश देना चाहती थी कि चमत्कार वाकई में होते हैं।
शार्लिन हरेरा से लोगों ने पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन शार्लिन ने इस बारे में कभी कोई बात नहीं करी। खैर, हम लोग वापस लौटते हैं स्टेयरकेस की कहानी पर। तो सालों तक इस स्टेयरकेस का रहस्य बना रहा। फिर 1965 में ऑस्कर हेडविगर नाम का एक कारपेंटर इस स्टेयरकेस को देखने के लिए आता है। इसके परिवार के लोग कई पीढ़ियों से कारपेंटर थे। तो ऑस्कर ने जब इस स्टेयरकेस को देखा तो इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ और घंटों तक इसकी कारीगरी को समझता रहा। फिर अचानक ऑस्कर को एक बात याद आई। इसके परिवार में एक कहानी चला करती थी कि इसके दादा किसी समय में इस देश आए थे और यहाँ आकर उन्होंने एक स्टेयरकेस बनाया था। ऑस्कर के दादा जोहेन हेडविगर एक बहुत ही काबिल कारपेंटर थे और उन्होंने 2 साल न्यू मैक्सिको में घूमते हुए काम किया था। ऑस्कर का मानना था कि इन्हीं 2 सालों के दौरान इसके दादा ने इस स्टेयरकेस को तैयार किया था। तो ये आदमी अपनी बात को साबित करने के लिए पूरे जुनून से लग गया। 10 सालों तक ये लगा रहा। इन 10 सालों के दौरान इसने लगभग दर्जन भर इस स्टेयरकेस के मॉडल तैयार कर डाले। मॉडल तैयार करने के बाद इसने नन्स को पत्र लिखा। पत्र में इसने दावा किया कि इस स्टेयरकेस को इसके दादा ने ही बनाया था। तो अब तक इस स्टेयरकेस को बने लगभग 100 साल का वक्त पूरा होने वाला था। उस समय की जो नन्स थी वो तो लंबे समय पहले जा चुकी थी, लेकिन इस समय की जो नन्स थी उन्होंने जब अचानक इस पत्र को पढ़ा तो उनको लगा जैसे कोई बम फूट गया हो। नन्स को इस आदमी की बात पर भरोसा नहीं हुआ। तो नन्स ने जवाब भेजा कि आप शायद साबित नहीं कर पाएंगे, और अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे तो आपका दावा धोखाधड़ी माना जाएगा। और हकीकत में ऑस्कर के पास कोई सबूत भी नहीं था, बस अपने ख्याल थे और एक पारिवारिक कहानी थी। और ये कहानी भी पक्की कहानी नहीं थी। ये बात भी कहानी में नहीं थी कि इसके दादा ने कोई घुमावदार स्टेयरकेस बनाया था या फिर कैसा बनाया था। लेकिन फिर 1980 में ऑस्कर को एक ऐसी चीज़ मिल जाती है जो इसके हिसाब से सबूत थी। ऑस्कर को अपनी बहन के घर में स्टोरेज रूम में अपने दादा के औजार मिल जाते हैं और औजारों के बक्से में एक धुंधला स्केच भी मिला जो घुमावदार स्टेयरकेस का था। इस ड्राइंग में 33 स्टेप्स वाले स्टेयरकेस के डिज़ाइन का टॉप व्यू था, लेकिन इस स्टेयरकेस को कभी ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सका। और 1980 में ऑस्कर की मौत के बाद बड़े रहस्यमयी तरीके से ये स्केच गायब हो गया। इसको जो औजार मिले थे वो भी गायब हो गए। आज उस स्केच की बस एक फोटोकॉपी मौजूद है जो किसी तरह बच गई थी। खैर, ऑस्कर के दावे पर तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इसके दावे का आधार ही पक्का नहीं था। इसको ये भी नहीं पता था कि इसके दादा ने किस जगह पर स्टेयरकेस बनाया था। इसको बस ये पता था कि इसके दादा ने किसी समय किसी जगह पर एक स्टेयरकेस बनाया था। लेकिन इसके बारे में जो अगला दावा है वो इससे बेहतर है। 1990 के समय में मैरी जीन स्ट्रक कुक नाम की एक महिला ने इस चर्च के ऊपर एक किताब लिखी। इस किताब का मुख्य उद्देश्य इस चर्च के बनने और उसके बाद की कहानी को बताना था। इस किताब में स्टेयरकेस के रहस्य को सुलझाने के बारे में बात नहीं करी गई थी, लेकिन फिर किताब लिखने के बाद मैरी कुक इसे बनाने वाले का पता लगाने में जुट गई। फिर मैरी कुक को एक नाम पता चलता है। ये नाम था फ्रैंकस्वा जॉन रोचास, और मैरी कुक को लगने लगा कि यही वो आदमी था जिसने इस स्टेयरकेस को बनाया था। इसे फ्रेंची के नाम से जाना जाता था और ये एक शरणार्थी था जो फ्रांस से यहाँ पर आया था। स्टेयरकेस बनने के समय इसकी उम्र लगभग 37 साल थी। फिर मैरी कुक को अखबार में छपी हुई एक खबर मिल जाती है। ये खबर 5 जनवरी 1895 को छपी थी। इस खबर में लिखा था कि फ्रैंक रोचास, जिसे एक एक्सपर्ट वुडवर्कर के तौर पर जाना जाता है और जिसने लोरेटो चैपल का खूबसूरत स्टेयरकेस बनाया था, ला क्रूज के नज़दीक बने रैंच हाउस में उसकी हत्या कर दी गई है। पहले भी हत्या के प्रयास किए गए थे। ये खबर अखबार को क्विंटस मोनियर नाम के आदमी ने छपने के लिए भेजी थी, और क्विंटस मोनियर को खुद ये खबर पत्र के माध्यम से ला क्रूज से भेजी गई थी। ये खबर स्टेयरकेस बनने के लगभग 15 साल बाद छपी थी। क्विंटस मोनियर उस कमेटी का सदस्य था जिसने चैपल का निर्माण कराया था, और ये उन लोगों में से एक था जो स्टेयरकेस को बनाने वाले के बारे में जानता था। फिर मैरी कुक को केंटकी में, वहाँ से जहाँ से नन्स को भेजा गया था, वहाँ के सिस्टर्स ऑफ लोरेटो ऑर्डर की अकाउंट बुक में रोचास का जिक्र मिल जाता है। रोचास को केंटकी में $150 का भुगतान नए बनने वाले स्कूल में काम करने के लिए किया गया था। तो मैरी कुक के मुताबिक स्टेयरकेस बनने के समय लोग जानते थे कि इसे किसने बनाया है, लेकिन बाद में शायद उसके नाम को भुला दिया गया और ये कहानी चलने लगी। इसके बाद मैरी कुक ने और छानबीन की और 2002 में इसे पता चला कि स्टेयरकेस को असलियत में फ्रांस में डिजाइन किया गया था और वहीं से पटरों को काटकर सेंटा फे भेजा गया था। इसीलिए नन्स को लकड़ी खरीदने की जानकारी नहीं मिल पाई,
क्योंकि यहाँ पर कोई लकड़ी खरीदी ही नहीं गई थी, इसे फ्रांस से भेजा गया था। मैरी कुक ने उस जहाज़ का नाम भी पता लगा लिया जिससे स्टेयरकेस को भेजा गया था। इस जहाज़ का नाम था SS सेंट लोरेंट। जहाज़ से उतारने के बाद रेलगाड़ी के माध्यम से इन पटरों को सेंटा फे पहुंचाया गया था। रोचास को जो $150 मिले थे, उसने इन पैसों से जानवर खरीदे और डॉग कैनियन में रहने की जगह बना ली। अब ये जो डॉग कैनियन थी, ये रहने के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह थी, क्योंकि यहाँ पर जानवर चुराने वालों और बदमाशों का काफ़ी ज़्यादा आतंक था और रोचास के पास 500 जानवर थे। इस वजह से इन लोगों से रोचास की मुठभेड़ हुआ ही करती थी और आखिरकार 1994 में क्रिसमस के एक दिन पहले इन लोगों ने गोली मारकर रोचास की हत्या कर दी। लेकिन मैरी कुक की कहानी में भी एक समस्या है। फ्रैंक रोचास के बारे में जितनी भी बातें मैरी कुक ने बताई हैं, इनमें से ज़्यादातर का कोई सबूत ही नहीं है। यहाँ वहाँ से मैरी को थोड़ी थोड़ी जानकारी मिली, जिसे आधार बनाकर मैरी ने एक अनुमान तैयार कर दिया। कई बार तो मैरी ने यह भी नहीं बताया कि इनको ये जानकारियाँ कहाँ से मिली, जैसे SS सैन लोरेन जहाज़ की बात या फिर स्टेयरकेस को फ्रांस से भेजे जाने की बात। इस पूरी कहानी में एक ही सबूत है और वो सबूत है अखबार में छपी हुई खबर। इसके अलावा मैरी कुक को एक अपरिपक्व इतिहासकार भी माना जाता है, तो पक्के तौर पर ये कहा नहीं जा सकता कि इस स्टेयरकेस को फ्रैंक रोचास ने असेंबल किया था या फिर किसी और ने बनाया था। शायद आने वाले समय में ये राज खुल जाए, या फिर हो सकता है कि ये राज बहुत पहले ही खुल गया था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।